हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और खूब बढ़िया से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए, आज हम लोग हिंदी व्याकरण के प्रश्न हल कर रहे हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। तो जहाँ जो हिंदी व्याकरण में पूछे जाते हैं प्रश्न, वही बिल्कुल उठाया हुआ है। तो चलिए, आज के सेशन को कंटिन्यू करते हैं और कमेंट में लास्ट में कमेंट कर दिया करिए आप लोग की सेशन कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है। तो कमेंट करके ज़रूर बता दिया करिए। तो चलिए, आज के सेशन को चालू करते हैं। आज के सेशन का बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न देखते हैं। आचार्य वामन के अनुसार काव्य के कितने गुण माने जाते हैं? तो आचार्य वामन के अनुसार काव्य के कितने गुण माने जाते हैं? दोबारा 9, 20 या 3 माने जाते हैं? तो कितने माने जाते हैं? 20 माने जाते हैं। मैंने आंसर नीचे ही रखवा दिया था, तो थोड़ा सा आप लोग देखते रहिएगा, तो आप लोगों को तुरंत आंसर भी मिलता जा रहा है। तो अब नहीं मिलेगा, आप लोगों को नहीं दिखेगा। मूक शब्द का विलोम क्या होता है? अंधा, लंगड़ा। लंगड़ा तो पैर का होगा, अंधा आँख का होगा। और वाचाल क्या होता है? मूक का मतलब होता है वाचाल, यानी ज़्यादा बोलने वाला वाचाल होता है। अगला प्रश्न है, आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आकाश का शब्द पर्यायवाची शब्द नहीं है। अंबर, अंबक, अंबर, व्योम, नभ। तो तीनों हैं, अंबर भी है, व्योम भी है और नभ भी है। पर ए ऑप्शन अंबक कोई शब्द नहीं है, तो अंबक पर्यायवाची नहीं होगा। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता कौन है? कौन है कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता कौन है? तो सुदर्शन चोपड़ा हैं, भीष्म साहनी हैं, गिरिराज किशोर हैं या गोविंद दास हैं? तो कबीरा खड़ा बाजार में इस कहानी या नाटक के रचनाकार कौन होंगे? भीष्म साहनी की इम्पॉर्टेंट रचना है जो परीक्षा की दृष्टि से पूछी जा सकती है। कबीरा खड़ा बाजार में नाटक है ये, जो भीष्म साहनी का है। अगला प्रश्न है, सदाचार का ताबीज के लेखक कौन हैं? तो सदाचार का ताबीज के लेखक कौन हैं? तो हरिशंकर परसाई हैं, शरद चंद्र जोशी हैं, श्री लाल शुक्ल हैं या धर्मवीर भारती हैं? तो किसके बारे में कह रहा है? सदाचार का ताबीज। यह किस लेखक, यह किसने लिखा है? तो हरिशंकर परसाई ने लिखा है। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्रोध निबंध के लेखक कौन हैं? तो क्रोध निबंध है, लेखक किसके कौन होंगे? रामचंद्र शुक्ल हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं, रामविलास शर्मा हैं या महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं? तो क्रोध एक निबंध है, पर इसके रचनाकार कौन माने जाते हैं? तो इसके रचनाकार कौन हैं? रामचंद्र शुक्ल, बालकृष्ण भट्ट या रामविलास शर्मा? तो किसका नाटक पूछ रहा है? तो क्रोध नाटक है किसका? रामचंद्र शुक्ल का निबंध है क्या? क्रोध निबंध रामचंद्र शुक्ल का है। अगला है, घीसू और माधो किस कहानी के पात्र हैं? तो घीसू और माधो के बारे में बात कर रहा है। यह किस कहानी के पात्र माने जाते हैं? तो ये एल्बम, परीक्षा, शरण दाता या कफन? तो घीसू और माधव कफन के कहानी के पात्र हैं। तो कफन किसकी रचना है? तो यह है मुंशी प्रेमचंद्र की कथा कहानी। क्या है? कफन। और इसके पात्र पूछता है, तो घीसू और माधव इसके पात्र हैं। कफन कहानी के पात्र घीसू और माधव हैं। लेखक कौन है कफन कहानी के? तो मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है। अगला है, पद्मावत के रतन सेन की पत्नी का क्या नाम है? तो पद्मावत के रतन सेन की पत्नी का नाम क्या है? कमलावती है, नागमती है, वेदवती है, मृगावती है? तो पद्मावत किसके बारे में बात कर रहा है? रतन सेन की पत्नी कौन थी? नागमती थी। पद्मावत के रतन सेन की पत्नी नागमती थी, अर्थात बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक, पहला तार सप्तक कब आया था? दूसरा कब आया था? तीसरा तार सप्तक कब आया था? तो संपादन किसने किया था अगर पूछ रहा है? तो यह अज्ञेय का है, धूमिल का है, रघुवंश का है या त्रिलोचन का है? तो तार सप्तक दूसरा सप्तक आया था कब? दूसरा तीसरा का संपादन, यानी तीनों के बारे में पूछ रहा है कि तीनों सप्तक के
प्रतिपादक या संपादक कर्ता कौन होंगे? तो अज्ञेय जी को माना जाता है। अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या होगा? हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो अगला प्रश्न है, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है? तो विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है क्या है? पाली, डिंगल, अपभ्रंश या अवहट है। तो विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या होगा? पाली होगा। क्या होगा? पाली माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से अपभ्रंश भाषा का काल कौन सा है? तो इसमें से कह रहा अपभ्रंश भाषा का काल कौन सा काल माना जाता है? 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, 500 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व तक, या डी ऑप्शन कह रहा है 500 से 1000 ईसा पूर्व तक। तो अपभ्रंश भाषा का काल कौन सा है? तो 500 से 1000 ईस्वी तक माना जाता है। कौन सा? अपभ्रंश भाषा का काल अवधि होगी 500 से 1000 ईस्वी तक की मानी जाती है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है, कार्य शब्द का तद्भव क्या होगा? कर्म होगा, कार होगा, या कर होगा, या काज होगा? तो कहते नहीं काम काज कर लो ज़्यादा, कार्य काज तो कोई नहीं बोलता, पर बोलता है बिगड़ा ही यह रूप, काम काज कर लो, जाके थोड़ा बैठे ही हो फालतू के, इधर कोई काम काज करो। तो ऐसी लैंग्वेज कहाँ पर बोली जाती है? कार्य शब्द का तद्भव यानी बिगड़ा हुआ रूप क्या होगा? काज होगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है, सही शब्द की वर्तनी पहचानिए। क्रोधाग्नि, क्रोधाग्नि, या कह रहा क्रोधाग्नि ही, या कह रहा इनमें से कोई नहीं। तो सही शब्द वर्तनी की क्या होगी? क्रोधाग्नि होगी। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो यथाशक्ति के बारे में पूछ रहा है। बहुब्रीहि समास है, अव्ययी है, द्विगु है, या तत्पुरुष समास है। तो यथाशक्ति में कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास माना जाता है। किसमें? यथाशक्ति में। अगला प्रश्न है, कारकों को विभिन्न विभक्तियों के साथ जोड़ने का क्या है? अब इसमें आप लोगों को जोड़ा सही करके बताना है। कर्ता ने कर्म को, कहाँ पर लिखा है? तो कर्ता ने, ए का मिलाएंगे कहाँ से? ई से। कर्म को, बी को दूसरे को मिलाएंगे ई, बड़ी ई से। करण से यानी का, सी का और आ से। कहाँ पर मिल रहा है? कर्ता ने। पहला का क्या होगा? इस पर नहीं है। आगे देखते हैं, आगे के ऑप्शन में कौन। तो आप लोगों को पता होगा किसका जोड़ा मैच कर लीजिएगा। कर्ता ने कर्म को करण से अपादान के लिए या में पर, तो क्या हो जाएगा? जोड़ा सही होगा। कर्ता ने कर्म को करण से, तीनों याद कर लेना, आ जाएगा। इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया गया है, नहीं तो अभी बता देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं,